बाला साहब ठाकरे, एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में अचंभे के साथ लिया जाता रहा। ये नाम कभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री जैसे किसी पद पर नहीं रहा। फिर भी मृत्यु के बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। आखिर क्या था बाला साहब ठाकरे के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, कि भारतीय राजनीति को जानने वाला हर शख्स उनका नाम लेता है। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1927 को पुणे में हुआ था। पिता का नाम था केशव सीताराम ठाकरे। उपनाम ठाकरे एक ब्रिटिश राइटर के नाम से लिया गया था। माता का नाम रमाबाई था। पिता परिवार को बंबई ले आए। घर के सारे बच्चों में बाल ठाकरे का मान बहुत था। उनको अधिकार था कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ये तेवर बरकरार रहा। बाल ठाकरे भी पिता की तरह एक कार्टूनिस्ट बने। अपने तेवर की वजह से ही कई बार नौकरी पकड़ी और छोड़ी। बाद में खुद का मराठी अखबार मार्मिक शुरू कर दिया। कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट नेताओं से झंझट भी की। अंग्रेजों के बसाए व्यापारिक बंबई शहर में पूरे देश से लोग पहुंचे थे। दक्षिण भारत के लोग नौकरियों में थे, गुजराती व्यापार में, यूपी बिहार के भैया शहर के छोटे उद्योग धंधों और कामकाज में थे। लेकिन भाषाई आधार पर 1960 में मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य बना और बंबई उसकी राजधानी बन गई। अब बंबई में मराठी लोग अपने लिए नौकरियां और काम ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां तो लोग पहले से थे। बाल ठाकरे ने अपने अखबार में यह सब लिखना शुरू किया। धीरे धीरे खबर से यह बात क्रोध में बदलने लगी। युवा बाल ठाकरे के पास आने लगे कि सारे मद्रासी बंबई में नौकरियां खा रहे हैं, अब एक संगठन की आवश्यकता है। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने बंबई के शिवाजी पार्क में एक नारियल फोड़कर कुछ लोगों के साथ अपनी पार्टी शिवसेना बना ली, मराठी गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। पहली मीटिंग में ही अनुमान से कई गुना ज्यादा लोग आए थे। उसी वक्त देश में भयानक अकाल पड़ा था। हर चीज की कमी हो गई थी। इसमें बाल ठाकरे ने शिवसेना का विस्तार किया। हर जगह आरएसएस की तरह शाखाएं खोली जाने लगी। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर घर, परिवार, जमीन जायदाद, अधिकारियों के साथ समस्या, नाली, पानी इत्यादि समस्याओं का निस्तारण करना शुरू कर दिया। हर जगह आरएसएस की तरह शाखाएं खोली जाने लगी। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर घर, परिवार, जमीन जायदाद, दूसरी समस्याओं, नाली, पानी इत्यादि की समस्याओं का निस्तारण करना शुरू कर दिया। एकता के लिए त्योहार मनाए जाने लगे। लोगों के निजी जीवन से जुड़ा जाने लगा। वहीं बाल ठाकरे का फिल्मी अंदाज में बेखौफ, बिना पढ़े जो मर्जी में आए वो भाषण भी लोगों को अच्छा लगने लगा। इस दशक में शिवसेना ने मद्रासी और गुजराती लोगों के खिलाफ असंतोष दिखाना शुरू किया और सरकारी नौकरियों में मराठा लोगों के लिए आरक्षण की मांग की। उसी समय बाला साहेब ने एक अखबार से कहा था कि इंडिया को हिटलर की जरूरत है। अपनी बात को और मजबूत रंग देने के लिए 1969 में शिवसेना ने महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर मुद्दे को उठा लिया। इस बार पहली और आखिरी बार बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार किया गया। शिवसेना ने जमकर तांडव मचाया। अंत में राज्य सरकार ने जेल में बंद ठाकरे से गुजारिश की कि अपने समर्थकों को रोके। यहां पर बाला साहब ठाकरे को अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका था। अब चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का बंबई के कामगारों पर प्रभुत्व था, तो कम्युनिस्टों को भी निशाना बनाया गया। धीरे धीरे कामगारों पर भी शिवसेना का प्रभाव बढ़ने लगा। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने हिंदू मुस्लिम मुद्दों को एड्रेस करना शुरू किया। 1970 में भिवंडी, कल्याण इत्यादि में सांप्रदायिक घटनाएं हुई। यहां से माहौल बनने लगा कि शिवसेना ही हिंदुओं की रक्षा कर सकती है। फिर अपना विस्तार करते हुए शिवसेना का आइडियोलॉजिकल संघर्ष 1972 में बनी दलित पैंथर्स पार्टी के साथ भी हुआ। मतलब समाज में जितने भी विभाजन थे सबको अपनी तरफ लाया गया। लेकिन ठाकरे कहते थे, मैं तो कार्टूनिस्ट हूं, नेता पसंद नहीं आते। पर यह भी सच था कि सत्ता और राजनीति भी जरूरी थी। सिर्फ संगठन पर कितने दिन चलते। 1967 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। शिवसेना खुद नहीं लड़ी, लेकिन बंबई की सीटों पर अपनी पसंद के लोगों को जिताने और नापसंद वालों को हराने का काम जरूर किया। फिर 1967 में ही ठाणे म्युनिसिपल चुनाव हुए
और शिवसेना ने 40 में से 17 सीटें जीत ली। अगले बरस 1968 में बीएमसी के चुनाव हुए। यहां पर शिवसेना ने जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी से गठजोड़ कर लिया, जिनको लोकसभा चुनाव में हराने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इस बार 140 में से 42 सीटें जीती शिवसेना ने। 1970 में कम्युनिस्ट कृष्णा देसाई की हत्या के बाद उनकी खाली सीट के लिए चुनाव हुए। यहां शिवसेना के कैंडिडेट ने उनकी बीवी को हराकर शिवसेना का विधानसभा में खाता खोल दिया। 1973 में बीएमसी के फिर से चुनाव हुए। इस बार शिवसेना ने अपनी प्रतिद्वंदी रही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से गठजोड़ कर लिया। अपने कैंडिडेट को बीएमसी का मेयर बनाने के लिए शिवसेना ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस से भी जोड़ तोड़ किया। ये राजनीति थी। बीएमसी साउथ मुंबई यानी चर्च गेट से दादर तक के एरिया को कवर करता है। दुनिया की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में से एक बीएमसी का बजट भारत के कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। यह जीत शिवसेना पार्टी के लिए मददगार साबित हुई। उस वक्त बंबई की हिंदी फिल्मों में कॉरपोरेट को बहुत बुरा दिखाया जाता था और अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन मजदूर बनकर विद्रोह करता था। शिवसेना ने कॉरपोरेट को सुरक्षा देना शुरू किया। साथ ही बॉलीवुड में तब तक साउथ इंडिया के निर्देशकों का प्रभुत्व था। उनको रोकने के लिए नए लोगों के साथ शिवसेना आ गई। उसी समय से तमाम बड़े सितारे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इत्यादि ठाकरे के मित्र बन गए। 1975 में इंदिरा गांधी की केंद्रीय सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी। कई संगठनों को बैन किया गया और शिवसेना पर भी बैन की तैयारी चल रही थी। सारे नेताओं के साथ बाला साहब ठाकरे को भी जेल जाना पड़ सकता था, क्योंकि ठाकरे किसी की सुनते नहीं थे और इंदिरा गांधी को ना सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ठाकरे ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया। इमरजेंसी के 2.5 साल तक शिवसेना ने कुछ नहीं किया। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। शिवसेना ने एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि कांग्रेस के लिए प्रचार किया। 1978 में असेंबली इलेक्शन हुए, फिर बीएमसी के चुनाव हुए। शिवसेना बुरी तरह हारी। चुनाव से पहले बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर नहीं जीते तो इस्तीफा दे दूंगा। जिस दिन इस्तीफा दे रहे थे, पहले से बैठे शिवसैनिक चिल्लाने लगे कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना है। यह स्टंट राजनीति में कई बार होता आया है। 1980 में लोकसभा चुनाव फिर हुए। इस बार भी शिवसेना ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और चुनाव नहीं लड़ा। बाद में शिवसेना के 3 लोग एमएलसी बनकर विधान परिषद पहुंचे। उस वक्त तक बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि देश को एक तानाशाह की जरूरत है। 1982 में बंबई में टेक्सटाइल हड़ताल हुई। कांग्रेस की सरकार ने इसे बुरी तरह कुचला। शिवसेना ने भी सरकार का साथ दिया। हड़ताल ऐसी हुई कि महाराष्ट्र से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही खत्म हो गई। पर उसी साल बाला साहब ठाकरे ने दशहरे के अवसर पर स्पीच देते हुए कहा, कांग्रेस से अब हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। उस वक्त उनके साथ मंच पर 2 लोग थे, शरद पवार और जॉर्ज फर्नांडिस। बाला साहब ठाकरे लगातार अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता बदलते रहते थे। ये पता नहीं चलता था कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन। 1983 में बाल ठाकरे के पत्रकार मित्र नीलकंठ खाडिलकर सोवियत यूनियन गए। लौटकर उन्होंने एक किताब लिखी, प्रैक्टिकल सोशलिज्म। उसमें बताया गया कि कैसे मॉस्को शहर में परमिट सिस्टम लागू करके बाहरी लोगों की समस्या से निपटा गया। बंबई के लिए बाल ठाकरे को यह आइडिया पसंद आया और शिवसेना का आदर्श बन गया प्रैक्टिकल सोशलिज्म। कम्युनिस्ट नेता डांगे के साथ ठाकरे ने सोशलिज्म पर भाषण भी दिया। लेकिन 1984 में शिवसेना ने अंततः हिंदुत्व को अपना लिया। ठाकरे ने सबको मिलाकर एक हिंदू महासंघ बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इससे जुड़ा 3 पॉइंट प्रोग्राम भी दिया। 1, मुसलमानों को भी एक ही शादी करनी होगी। 2, गो हत्या पर रोक लगेगी। और 3, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, मैं भारत शब्द को नहीं मानता। उसी समय कश्मीर में आतंकवाद के चलते हत्याएं शुरू हुई थी। ठाकरे इस मुद्दे को खींचकर भिवंडी तक ले गए। वहां पर 1970 में दंगों के बाद शिव बारात पर बैन लग गया था। ठाकरे ने भाषण देते हुए कहा कि अब वहां शिव बारात निकलेगी, पर यह अफवाह उड़ा दी गई कि ठाकरे ने मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ कहा है। दोनों पक्ष तैयार हो गए और भिवंडी में दंगे हो गए। शिवसेना फिर से जीवित हो गई।
21 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ठाकरे ने इंदिरा की बड़ाई में बहुत कुछ कहा। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी का दामन थाम लिया, पर बुरी तरह हार मिली। फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। शिवसेना का सिर्फ एक कैंडिडेट जीता, छगन भुजबल। अब बीएमसी के चुनाव होने थे। यहां पर कांग्रेस ने शिवसेना को बीएमसी गिफ्ट कर दिया। कांग्रेस ने खुद ही अफवाह उड़ाई कि बंबई केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है अगर कांग्रेस हार गई तो। शिवसेना ने इसे मराठी मानुस का मुद्दा बना लिया। उसी वक्त शाहबानो प्रकरण और राम मंदिर का ताला टूटने जैसी घटनाएं हुई और बाला साहब ठाकरे ने इन मुद्दों को पकड़ लिया। कहा, भारत को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। अब यह बाला साहब ठाकरे के हिंदू हृदय सम्राट बनने की तैयारी थी। उनके हाव भाव और ड्रेसिंग से भी यही लगता था। उस दौर में हिंदू सिख दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे, आरक्षण जैसे तमाम मुद्दे थे जो देश की राजनीति में उबाल ला रहे थे। उसी वक्त शिवसेना महाराष्ट्र के किसानों में भी पहुंच गई, क्योंकि किसानों का शेतकरी संगठन बिखर रहा था। दिसंबर 1987 में मुंबई के विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया। शिवसेना की लड़ाई जनता दल और कांग्रेस दोनों से ही थी, जबकि बीजेपी ने उस समय जनता दल के उम्मीदवार को समर्थन दिया था। तब शिवसेना ने पहली बार गर्व से कहो हम हिंदू हैं की घोषणा की। रोचक बात यह है कि इस चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार किया था। फिर 1989 में शिवसेना ने अपना दैनिक अखबार सामना लॉन्च किया। अब बाला साहब ठाकरे देश के हर मुद्दे पर अपना ओपिनियन देने लगे, जो लोगों तक पहुंचने लगा। यहां से खुलकर हिंदू राजनीति शुरू हो गई। रोज लोग इंतजार करते कि आज सामना में क्या जहर बुझा तीर छोड़ा जाएगा। आगे 1989 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना बीजेपी ने 48 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की। असेंबली इलेक्शन में 288 में से 94 सीटें जीती। शिवसेना की 94 में से 52 सीटें थीं। 1991 में बाल ठाकरे ने अपने एक भाषण में कहा, हमें नाथूराम गोडसे पर गर्व है, उन्होंने देश को दूसरे पार्टीशन से बचाया। फिर ठाकरे ने हिटलर पर एक किताब का विमोचन भी किया। 1991 में शिवसेना को बड़ा झटका लगा। इसके बाद ठाकरे को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उनके पहले विधायक ओबीसी लीडर छगन भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी। छगन भुजबल ही शिवसेना को गांवों तक ले गए थे। इसके बाद बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे को पार्टी में बड़े पदों पर नियुक्त किया। उसी वक्त देश में बाबरी मस्जिद का गिरना, बंबई में दंगे और बम ब्लास्ट जैसी चीजें हुई। ठाकरे ने गर्व से कहा था, मस्जिद गिराने वाले शिव सैनिक थे। 1993 में बंबई में जोरदार दंगे हुए। 9 जनवरी 1993 को सामना में ठाकरे का लेख आया, देश को बचा के रखो। जब दूसरे लोग हिंसक हो रहे हैं तो हम शांति का संदेश नहीं देंगे। कोई भी आता है और हम लोगों को डांटने लगता है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बुर्का पहन के बैठी है, हम नहीं। 10 जनवरी को ठाकरे ने सामना में ही लिखा, हिंदुओं ने दिखा दिया है, अब वो मारते हैं, मरते नहीं। 12 जनवरी को ठाकरे ने सामना में लिखा, बहुत हुआ, अब सबको सिखा दिया गया है। दंगों के समय कांग्रेस के केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें लाचार बैठी रहीं। नतीजन 1995 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने 288 में से 138 सीटें जीत ली। कुछ विधायकों को मिलाकर शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री। 14 मार्च 1995 को मनोहर जोशी ने राजभवन के बजाय शिवाजी पार्क में शपथ ली, वहीं जहां से बाल ठाकरे की शिवसेना ने अपना सफर शुरू किया था। 1995 में अब बंबई मुंबई हो गया, जिसको लेकर शिवसेना ने सब पर दबाव बनाया कि बंबई नहीं लिखा जाएगा। कहीं लिखा हुआ आ गया तो हिंसा से वो बदलवाया गया। और फिर बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन राज तो शिवसेना का आ ही गया था। सत्ता में आने से पहले शिवसेना बीजेपी ने बहुत वादे किए थे। कहा था जरूरत की चीजों के दाम तय कर दिए जाएंगे। जरूरत मतलब 5 चीजें, चावल, ज्वार, दाल, चीनी और तेल। इसके अलावा ठाकरे को लोगों की और जरूरतें महसूस नहीं हुई। कहने को बंबई, लेकिन वादे देश के पिछड़े गांवों की तरह। एक जगह ठाकरे ने कह दिया था
चावल 2 रुपए किलो बिकेगा। एक जगह बीजेपी ने कहा था विदर्भ को राज्य बनाएंगे, वहीं शिवसेना ने कहा मुंबई के झुग्गी वालों को घर भी दिया जाएगा। लेकिन सरकार में आने के बाद पहली घोषणा हुई प्राइवेटाइजेशन को फुल सपोर्ट। नौकरियों को लेकर मराठी मानुस के बिल्कुल खिलाफ तमाम जुमले दिए गए, स्टंट किया गया। युवा नेता राज ठाकरे ने शिव उद्योग सेना बनाया, जिसका उद्देश्य था रोजगार पैदा करना। लेकिन मुंबई में बहुत सारे कॉन्सर्ट करवाए, माइकल जैक्सन को भी बुलाया। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने ठाकरे का टॉयलेट इस्तेमाल किया और उसी पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया था। इस बात को मीडिया में बहुत कवरेज मिली। कालांतर में यह कवरेज हास्य का पात्र बनी। फिर उसी पार्टी में बप्पी लहरी भी आए हुए थे। माइकल जैक्सन ने बप्पी दा की सोने की चेन की तारीफ कर दी। बप्पी लहरी ने सोचा कि ये चैन जैक्सन को गिफ्ट कर दूं। फिर उन्हें ख्याल आया कि ये चेन गणपति बप्पा के लॉकेट वाली थी, जिसे उनकी पत्नी ने उन्हें गिफ्ट किया था। उन्हें लगा कि गणपति बप्पा रक्षा करते हैं, तो ये चेन देने की जरूरत नहीं है। एक और मजेदार घटना हुई थी। जब शिवसेना गठबंधन में चुनाव जीतकर सत्ता में आई, तो मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर हीरानंदानी ग्रुप ने पार्टी रखी। हीरानंदानी ग्रुप के मुखिया के पिता डॉक्टर LH हीरानंदानी ENT डॉक्टर थे, यानी कान, नाक और गले के। उस पार्टी में फलों के जूस और सॉफ्ट ड्रिंक दिए जा रहे थे, लेकिन शैंपेन नहीं थी। ठाकरे शैंपेन के शौकीन थे। ठाकरे ने वहां स्पीच देते हुए कहा, डॉक्टर हीरानंदानी तो बहुत बड़े ENT के डॉक्टर हैं। यहाँ पर कान में तो संगीत सुनाई दे रहा है, नाक में पकवानों की सुगंध जा रही है, लेकिन गले को तर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हीरानंदानी आशय समझ गए, पर यह कहा कि यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी भी हैं, जो कि शराब नहीं पीते थे। ठाकरे ने जोर से कहा, काय रे माना, तू पीतोस नहीं का? क्या रे मनोहर, तू पीता नहीं क्या? आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं, मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं, मैं पान नहीं खाता हूँ। ये सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? फिर तुरंत शैंपेन पहुंचाई गई। इसी तरह बाल ठाकरे एक मंत्री की कहानी भी सबको सुनाते थे। एक पार्टी में वो मंत्री नशे में धुत हो गए, तो ठाकरे ने उन्हें अपनी कार में घर छोड़ने का वादा किया। फिर रास्ते में मंत्री अपना बैलेंस खो बैठे और कार में ही पेशाब कर दिया। ठाकरे सबको बताते कि कार से पेशाब की बदबू निकालने में महीनों लग गए। बाद में वो मंत्री एक बार फिर नशे में धुत मिले, तो उस बार ठाकरे ने उन्हें कार में लिफ्ट नहीं दी। फिर स्लम वालों को घर देने के लिए बिल्डर्स को बुलाया गया था। पर इसके बाद ही मुंबई में बिल्डर्स की प्रॉब्लम शुरू हुई। आज तक उस पॉलिसी की आलोचना की जाती है कि बिल्डर्स ने कई जगहों पर प्राइम प्रॉपर्टी ले ली। फिर खाने की चीजों के दाम फिक्स करने के लिए कड़े कदम उठाए गए, लेकिन जनता असंतुष्ट रही, क्योंकि ये योजनाएं हवाई ज्यादा थीं। उसी समय एनरॉन प्रोजेक्ट आया और सरकार इसमें फंस गई। इसके बाद कई चीजों के दाम बढ़ाए जाने लगे। पहली बार बनी सरकार का तजुर्बा अब हो रहा था। उधर विदर्भ और मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या करने लगे। उसी समय यह शुरुआत हुई थी। सरकार इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाई, बल्कि मोन्सेंटो जैसी कंपनी भी आ गई, जिस पर बाद तक आरोप लगते रहे। बीटी ब्रिंजल इत्यादि को लेकर प्रदर्शन भी होते रहे। इसी दौर में अन्ना हजारे, नारायण सुर्वे, जूलियो रिबेरो, GR खैरनार जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने करप्शन के लिए जिन लोगों पर चार्ज लगाया था वो थे बाल ठाकरे, प्रमोद महाजन, मनोहर जोशी, नारायण राणे, नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, किरीट सोमैया और राज ठाकरे। 2 मंत्रियों को रिजाइन भी करना पड़ा। अब शिवसेना की सरकार पर घोटालों और वसूली के आरोप लगने लगे थे। ये भी आरोप लगे कि शिवसेना के कॉरपोरेटर्स के संबंध माफिया से हो गए हैं और हिंदू माफिया, मुस्लिम माफिया जैसे शब्द भी लोगों के पास आ गए। यही वो वक्त था जब मुंबई फिल्म उद्योग में माफिया के पैसे लगने की बातें हो रही थी। फिर बाला साहब ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी। अगस्त 1998 में श्री कृष्णा कमीशन की 1993 मुंबई दंगों के ऊपर रिपोर्ट आई। इसमें बाल ठाकरे को नामित किया गया था। नतीजा ये हुआ कि सामना में कमीशन के खिलाफ खूब लिखा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कमीशन के खिलाफ खूब बोलते रहे। हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता को कम करने की कोशिश नहीं की गई। बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया।
आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया, बल्कि उसे बैज ऑफ ऑनर की तरह दिखाया जाने लगा। 1997 में मुंबई में दलित समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कहा जाता है कि पुलिस ने बिना किसी वार्निंग के फायर शुरू कर दिया। 10 लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हो गए। अखबारों में आया कि इसी को लेकर जब देश के तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता हाथ में डंडा लेकर मुंबई पहुंचे तो बाला साहब पहली बार कमजोर पड़े। राष्ट्रपति शासन लगने के आसार थे, लेकिन फिर सब सुलट गया। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा। तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहां गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। इसी वक्त शिवसेना के कांड चारों ओर छपने लगे थे। 1999 में फिरोज शाह कोटला की पेज शिवसेना के लोगों ने खोद दी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था। 1999 में ही बीसीसीआई के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई और 1983 वाले जीते हुए वर्ल्ड कप को तोड़ दिया गया। 1998 में दीपा मेहता की लेस्बियन मुद्दों पर बनी फिल्म फायर के खिलाफ शिवसेना ने काफी बवाल किया। नाथूराम गोडसे के ऊपर नाटक करवाया, लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को महाराष्ट्र में मात्र 10 सीटें मिली और तब जाकर राजनीति समझ आई। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को हटा दिया गया और एक नए मराठा नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उसी साल इलेक्शन कमीशन ने बाल ठाकरे पर सांप्रदायिक मामलों को लेकर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद सीधा 2006 के बीएमसी चुनाव में वोट डालने का अधिकार उन्हें मिला। 1999 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव फिर हुए। अब की शिवसेना बीजेपी की स्थिति खराब थी। उसी समय शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी एनसीपी बना ली। नतीजा हुआ कि शिवसेना बीजेपी ने लोकसभा में 28 और विधानसभा में 125 सीटें जीत ली, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ली। 1999 से 2014 तक कांग्रेस एनसीपी की ही सरकार रही। इसके बाद बाल ठाकरे को एक और धक्का लगा। 2005 में फायर ब्रांड नेता भतीजे राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। 1991 के बाद से ही राज ठाकरे को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। राज ने खुद को बाला साहब ठाकरे के अंदाज में ही ढाला था। उद्धव ठाकरे शांत स्वभाव के थे और पर्दे के पीछे से काम करते थे, लेकिन राज हमेशा मुखर रहे और आक्रामक रहे। जब पार्टी में उद्धव को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी, तब राज ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उद्धव ठाकरे से ज्यादा जुड़ने की इमोशनल वजह थी। 1996 में बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई का निधन हो गया था। फिर उनके बड़े बेटे बिंदु माधव एक सड़क हादसे में मारे गए। ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे अपने पिता का सहारा बने, लेकिन 1999 के चुनाव में मिली हार के बाद उद्धव और राज के 2 गुट बन चुके थे। अब यह समझ में आ गया था कि पार्टी में शीर्ष पर दोनों में से कोई एक ही रहेगा। 2000 के बाद से राज अपने चाचा से लगातार शिकायत करते रहे कि अब पार्टी में कोई मेरी सुनता नहीं। 2002 में बीएमसी इलेक्शन में राज ने खुलकर कहा, मेरे किसी कैंडिडेट को इस बार टिकट नहीं मिला है। 2003 में सुलह के लिए महाबलेश्वर में एक मीटिंग की गई। वहां राज ठाकरे ने पार्टी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के लिए उद्धव ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया। बाद में राज ठाकरे ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा था। उद्धव ठाकरे का तरीका बिल्कुल अलग था। 2003 में उद्धव ठाकरे ने मी मुंबईकर के नाम का कैंपेन शुरू किया था। यह शिवसेना की परंपरागत राजनीति से अलग था, क्योंकि इसमें बाहरी लोगों को भी शामिल किया जा रहा था। शिवसेना के कुछ लोग नाराज जरूर थे, पर बहुत से लोग धीरे धीरे उद्धव के पक्ष में जाने लगे। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने अपने घर के बाहर अपने समर्थकों के सामने घोषणा की, मैं आज से शिवसेना के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन जब चुनाव हुए तो राज ठाकरे को ज्यादा सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने शिवसेना के पुराने एजेंडे यानी बाहरी भीतरी का खेल शुरू किया। बाल ठाकरे ने कोशिश की कि इस मुद्दे को अपने पास ही रखा जाए। जब उत्तर भारतीयों के मामले पर सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि मुंबई में सबको रहने का हक है, तो बाल ठाकरे ने उनको चेताया, आप क्रिकेट ही खेलें, राजनीति हमें करने दें।
तब चिकी सिंगल का रिमार्क बड़ा फेमस हुआ। यह भी समझ आया कि बाल ठाकरे किसी की इज्जत नहीं करते, क्योंकि असहमति उनके लिए अपराध है। वो खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, संविधान और कानून से भी ऊपर। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीय सम्मेलन कर रहे थे, जबकि शिवसेना ने हमेशा मराठी मानुस की राजनीति की थी। राज ठाकरे ने वो जगह लेनी शुरू की और मुंबई में उत्तर भारतीयों को लेकर काफी हंगामा किया, पर उद्धव अपने चुने रास्ते से डिगे नहीं, अपनी राजनीति करते रहे। किस्मत ने साथ दिया और 2012 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को जीत मिल गई। बाल ठाकरे की ये आखिरी जीत थी। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो ठाकरे के ऊपर ही बनाई गई थी। उस फिल्म का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। बाल ठाकरे को बॉलीवुड का पूरा सैंक्शन था। जब बॉलीवुड वाले उनके बारे में बात करते तो ऐसा लगता कि मुंबई कोई आइलैंड है और बाल ठाकरे वहां के डिक्टेटर हैं, लगभग भगवान की तरह। एक वक्त दिलीप कुमार बाल ठाकरे के दोस्त हुआ करते थे। बाद में जब पाकिस्तान ने दिलीप कुमार को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज दिया, तब बाल ठाकरे उनसे नाराज हो गए। शिवसैनिक सिर्फ अंडरवेयर में दिलीप कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे, जबकि एक वक्त बाल ठाकरे दिलीप कुमार को सपरिवार घर पर बुलाया करते थे और बहुत आदर सत्कार करते थे। लेकिन जब पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद हिंदुस्तान आए तो ठाकरे ने उनको घर पर बुलाया। ये जावेद मियांदाद वही थे जिन्होंने चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पर छक्का मारकर पाकिस्तान को मैच जिताया था, जिसकी टीस लोगों के मन में बहुत लंबे समय तक रही थी। 1993 में मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों के 2 साल बाद मणिरत्नम ने बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई। इसमें शिवसैनिकों से मिलते जुलते लोग मुसलमानों को मारते पीटते, आग लगाते और लूटपाट करते नजर आए थे। एक ठाकरे से मिलता जुलता कैरेक्टर भी था जो बिल्कुल अंत में हिंसा पर दुख प्रकट करता है। बाल ठाकरे इस फिल्म से नाराज हो गए और धमकी दी कि इसे मुंबई में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद शिवसैनिकों ने पूरे महाराष्ट्र में विरोध किया, लेकिन एक पेंच था, वो ये कि ठाकरे के पारिवारिक मित्र अमिताभ बच्चन ही इस फिल्म के वितरक थे। कहानी है कि अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या शिवसैनिक को दंगाई के रूप में दिखाने से उन्हें बुरा लगा है, तो ठाकरे ने जवाब दिया था, बिल्कुल नहीं। मुझे जो बुरा लगा वो ये कि दंगों पर ठाकरे का कैरेक्टर दुख प्रकट कर रहा है। मैं कभी किसी चीज पर दुख प्रकट नहीं करता। इसी तरह 2006 में शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में चांदी के लिए सोने के सिंहासन का प्रस्ताव आया, तो इस पर बाल ठाकरे ने आपत्ति जताई। एक अखबार ने लिखा कि खुद चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले ठाकरे ट्रस्ट के प्रस्ताव का विरोध कैसे कर सकते हैं। जवाब में ठाकरे ने अपना सिंहासन उसी अखबार के संपादक के ऑफिस में पहुंचा दिया। अखबार वालों ने बाद में वो सिंहासन वापस ठाकरे के पास भेजा, क्योंकि ठाकरे ने कहलवाया कि यह सिंहासन शिवसेना की मजदूर इकाई ने दिया था। सिंहासन लकड़ी का है और इस पर चांदी की परत चढ़ी है। इसी तरह मटन के शौकीन बाल ठाकरे ने एक जैन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मटन खाना छोड़ दिया था। बाला साहब ठाकरे की तबीयत तब तक बिगड़ने लगी थी। उन्होंने एक इमोशनल वीडियो भी जारी किया, मैं 86 का हो गया हूं और थक चुका हूं, मैं चल भी नहीं पाता। मेरे बेटे और पोते को आप लोग देखना, जैसे इतने सालों तक मेरी चिंता की है आपने। हमेशा सत्ता से दूर रहने की बात करने वाले ठाकरे अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका जीवन इसी तरह के विरोधाभासों से भरा हुआ था, जैसे कि कोई राजा अपने मूड के हिसाब से फैसले लेता हो, जिसमें कोई कंसिस्टेंसी न हो, जब जो मर्जी आए बोल दिया। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 2006 में जब उनकी बेटी सुप्रिया राज्यसभा चुनाव लड़ने जा रही थी, तब बाल ठाकरे ने फोन किया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, यह खबर किसी और से क्यों मिल रही है। पवार ने कहा कि आप लोगों ने पहले ही शिवसेना भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार उतार रखा है। ठाकरे ने जवाब दिया कि मैंने सुप्रिया को तब से देखा है जब से वो मेरे घुटने के बराबर थी। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, उसके खिलाफ मेरा उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। तब पवार ने कहा था
कि भाजपा का क्या, वो भी तो आपके साथ गठबंधन में है। ठाकरे ने जवाब दिया, कमलाबाई की चिंता ना करो, वो वही करेगी जो मैं उसे कहूंगा। दूसरी तरफ बाल ठाकरे अपने भाषणों में शरद पवार के लिए चुन चुन कर शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक बार तो उनको दुष्ट व्यक्ति भी बताया था। इसी तरह 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में वो कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल और 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के ही उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के समर्थन में उतरे थे, अपनी सहयोगी भाजपा के खिलाफ। यूपी बिहार वालों के लिए स्पेशल नफरत की भाषा का इस्तेमाल करते थे। उन्हीं के टाइम में यूपी बिहार वालों को मुंबई में भैया कहकर बुलाया जाने लगा। ठाकरे ने एक बार कहा था कि मुंबई आने वालों के लिए परमिट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। एक बार उन्होंने एक बिहारी 100 बीमारी भी लिखा था। एक बार गोबर का कीड़ा भी बोला। विडंबना यह है कि उन पर जब फिल्म बनी तो ठाकरे का रोल यूपी से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया। सानिया मिर्जा की शोएब मलिक से शादी को लेकर भी बाल ठाकरे ने कहा था कि यदि सानिया भारत के लिए खेलना चाहती हैं तो उनको किसी भारतीय से ही शादी करनी होगी। अगर वो शोएब से करेंगी तो भारतीय नहीं रहेंगी। उनका दिल हिंदुस्तानी होगा तो किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं धड़केगा। मुंबई में फिल्मी सितारों के बीच रहने वाले ठाकरे ने यह भी कह दिया कि सानिया अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि अपने तंग कपड़ों, फैशन और अफेयर्स की वजह से मशहूर है। इसी तरह बॉलीवुड के खान सितारों से अच्छे संबंध होने के बावजूद जब 2000 में ऋतिक रोशन का पदार्पण हुआ तो ऋतिक को हिंदू स्टार के रूप में दिखाया जाने लगा। 17 नवंबर 2012 को आखिरकार बंबई के टाइगर की मौत हो गई। उस दिन पूरा बंबई शांत हो गया था, जैसे पता नहीं क्या हो जाए। उनकी मौत पर लोगों के शोक संदेश थम नहीं रहे थे। उस दिन मुंबई में 2 लड़कियों ने ट्वीट कर शिवसैनिकों से नाराजगी जताई थी। इसके बाद दोनों लड़कियों को धमकियां मिली। पुलिस ने गिरफ्तार किया और काफी हंगामा हुआ। ये बाल ठाकरे को शिवसेना की श्रद्धांजलि थी। कालांतर में उद्धव ठाकरे पार्टी के लीडर तो बन गए, लेकिन उन्होंने शिवसेना प्रमुख का टाइटल लेने से मना कर दिया। बोले कि ये साहेब का था और उन्हीं का रहेगा। इसके बाद कई बार उड़ती उड़ती खबरें आती रहीं कि अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे, शाहरुख के सलमान के करण अर्जुन की तरह। लेकिन ये नहीं हुआ। राज ठाकरे अपने अलग रास्ते पर है और उद्धव ठाकरे अपने रास्ते पर। अब बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे भी राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें ठाकरे विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। हाँ, शिवसेना से जुड़े सारे लोग बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करते हैं। Your voice is not only important in Maharashtra, but it is very important in the country. आप सुन रहे हैं सत्ताधीश राजनीति का पॉडकास्ट। इसे लिखा है ऋषभ श्रीवास्तव ने और मैं हूं नवीन कुमार। ये द आइडियाज फैक्ट्री की प्रस्तुति है। हम जल्द ही हाजिर होंगे अपने नए एपिसोड के साथ, भारत के एक और नेता के जीवन की शानदार कहानी लेकर। सत्ताधीश को आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, जियो सावन और सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।